हेलो नमस्कार दोस्तों। ये हमारा कुछ डेयरी का जीके सीरीज क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, एक तरह का ये प्रैक्टिस सेट है। आप इसको देखेंगे, आपका आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये बेहद मतलब कि इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है ना, और आपका हेल्प हो जाएगा इसमें से। तो चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है मांडवा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो आपको पता होगा कि जो साबरमती है ये गुजरात के आसपास बहती है। ठीक है ना, गुजरात के। फिर मंडवा, मंडवा ये कहाँ है? मंडवा है गोवा में, जिसको मांडवी भी बोला जाता है। और नर्मदा आपको मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात गुजरात के से वो बहती हुई अरब सागर में बहती है। ये तीनों अरब सागर में बहने वाली है। जबकि तुंगभद्रा जो है ये किस में होकर बहती है? तुंगभद्रा बहती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, इसको याद रखें, कृष्णा में मिल जाती है और कृष्णा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखते रहिएगा। अब अगला है, भारत में अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? ठीक है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक कीचड़ ज्वालामुखी, याद रखिए आपने एक सुसुप्त और जागृत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये कीचड़ ज्वालामुखी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस द्वीप पर है? तो बारातांग द्वीप पर है। ठीक है ना, वो किस द्वीप पर है? बारातांग द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप में ही ये द्वीप स्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कीचड़ ज्वालामुखी। अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन पहला है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, दूसरा अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगला है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो आपको पता होगा कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना की निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1947 में जब ना ब्रिटिश लोग ना जा रहे थे, तो किस अधिनियम के तहत ना हमारे देश को आज़ादी मिली थी? तो वो था माउंटबेटन अधिनियम या माउंटबेटन योजना प्लान। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है ना, कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला पीयूष, दूसरा थोराइड, तीसरा अर्धविक ग्रंथि, चौथा विरिक। तो इसका सही आंसर होगा विरिक। ठीक है ना, विरिक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को, ठीक है ना, आत्मघाती का थैली कहा जाता है? तो वो है, ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। तो इसका सही ऑप्शन है लाइसोसोम बी। ठीक है ना, इसको लाइसोसोम कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। तो इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। ठीक है ना, सही आंसर क्या है? दयाराम साहनी ने की थी। अगला है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? जिसको बोला जाता है संलेखना विधि द्वारा अपनी प्राण त्यागा था, वो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अन्य। तो ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है ना, इसको तो अपनी संलेखना पद्धति द्वारा अपनी जान त्याग दिए थे। ठीक है ना, वो चले गए थे श्रवण बेलगोरा में। अगला है कि वैद्यनाथ समिति का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है ना, वैद्यनाथ समिति जो है इनमें से किससे संबंधित है? पहला पहला है आधारिक संरचना से, दूसरा मुद्रास्फीति से, तीसरा वित्त निगम से, अगला है उधार देने वाली ग्रामीण सहकारी निकाय से। तो ये किससे संबंधित है? उधार देने वाली ग्रामीण सहकारी निकाय से। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है? आर्थिक विकास का सहगामी कौन है? मतलब कौन आर्थिक विकास के साथ वो भी चलते रहता है? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, दूसरा है डिफ्लेशन, ऑप्शन सी है मुद्रा अपस्फीति, ऑप्शन डी है स्टैगफ्लेशन। तो इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति। ठीक है ना, मुद्रास्फीति ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना, ये आर्थिक विकास के साथ साथ चलता है। अगला है, वो मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होगी? ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया है, इसकी भुजाएं क्या होगी? तो आपको पता होगी जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस
एल प्लस बी। अब देखेंगे तो यहाँ बराबर क्या है, आयत का परिमाण बराबर कितना दिया है 26। तो ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 13 बार में 13 आ गया। तो एल प्लस बी का मान कितना होना चाहिए 13। ठीक है ना, एल प्लस बी का मान लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 13। और साथ ही हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन से ध्यान से देखिए कि कौन ऐसा है जिसको जोड़ आपस में जोड़ने पर 13 आ रहा है और गुना करने पर 30 आ रहा है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना आएगा 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, ये इसको जोड़िए बी वाला, तो 5 गुना 6 30, ये दोनों को जोड़िए 5 6 11, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 13 नहीं आ रहा है। इसको जोड़िए 2 और 15 17, ये भी 13 नहीं आ रहा है जोड़ने पर, और गुना करेंगे तो 30 आ रहा है। मतलब कि ये सही नहीं, ऑप्शन कौन सही है, ए, जिसको जोड़ने पर 13 आता है और गुना करने पर 30। ठीक है, ये होगा। अगला है एक दुकानदार, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया है। यदि जीएसटी लेता है, मतलब ठीक है, तो उस वस्तु का 10% अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, जीएसटी 10% लेता है तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा। पहले वो छूट देता है अंकित, ठीक है ना, कितने का छूट देता है 400 का। 400 का सामान है तो 10% छूट देता है, तो 400 का 10% 40 होता है। ठीक है, तो 40, 400 का 10% 40 होता है, तो मतलब कि 400 में 40 रुपया छूट दिया तो 360 रुपये का सामान मिला। ठीक है, 360 रुपये का मिला, लेकिन बोला कि फिर इस पर ना 10% जीएसटी लगता है, तो 360 रुपये का जीएसटी लगेगा। ठीक है, 360 का कितना 10%, तो 360 का 10% 36 होता है। 360 का 10% 36, तो 360 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 396। ठीक है ना, ये हो जाएगा 396। परसेंटेज निकालने आता होगा, मुझे लगता है आपको नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में निकाल देता हूँ। 360 है, सॉरी 360 गुने ये 10, ठीक है, बाई पर जितना रहता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, बटा भाग दे देते हैं, ये कट गए। ठीक है, ये का कितना बचा 36। ठीक है, और चूंकि जीएसटी खुद को ही देना पड़ता है, ग्राहक से ही लेता है, तो ग्राहक को 396 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना, साउथ से उत्तर जाना है। तो सबसे पहले आइए देखिए, कोचीन तिरुवनंतपुरम ऑप्शन ए है, कोचीन तिरुवनंतपुरम कालीकट मंगलोर। ठीक है, अगला है कालीकट तिरुवनंतपुरम कोचीन मंगलोर। सी है तिरुवनंतपुरम कोचीन कालीकट मंगलोर। अगला है तिरुवनंतपुरम कालीकट मंगलोर कोचीन। देखिए एक याद रखिए, सबसे जो आता है ना इधर तिरुवनंतपुरम आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है कोचीन, ठीक है, उसके बाद आता है कालीकट, और उसके बाद आता है मंगलोर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। पहले तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे आता है, फिर उसके बाद कोचीन आता है, फिर उसके बाद कालीकट आता है, और उसके बाद मंगलोर आता है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। अगला है कि सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत जो है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है ना, किसके साथ होता है बांग्लादेश। करीब 4096 ऐसे किलोमीटर पड़ता है। ठीक है ना, 4000 से ऊपर इसको बाउंड्रीज मतलब कि टच करती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विवादित बबली परियोजना। ठीक है ना, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है। विवादित बबली परियोजना, इसको याद रखिए, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है, तो वो है गोदावरी नदी पर। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में है गोदावरी बबली परियोजना। ठीक है, बबली परियोजना कहाँ है, गोदावरी नदी पर बना है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में होकर गुजरती है गोदावरी नदी, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने इसको मतलब इस परियोजना का विरोध करते थे। ठीक है ना, विरोध करते हैं क्योंकि बांध बनाने से उनके क्षेत्रों में पानी कम पहुँचता है। अगला है कि जारवा और सैंतलिज। ठीक है, जारवा और सैंतलिज जनजातीय भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, किसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किन स्थानों पर यू टर्न लेती है। ठीक है ना, किन स्थानों पर यू टर्न लेती है, तो वो है नमचा परवा के पास। नमचा परवा अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं पर ये मुड़ती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे फिर ऐसे, तो यहीं पर ऐसे टर्न करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे टर्न करती है नमचा परवा के पास। अगला है प्रसिद्ध चौथम सौ
प्रसिद्ध बोल रहा है कि प्रसिद्ध चौथम शामिल जिसको आरा मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। चौथम शामिल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? याद रखिए, चौथम शामिल ये है, चौथम शामिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, प्रसिद्ध चौथम शामिल आरा मशीन कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत को कुछ स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, ठीक है ना। तो पहला है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, दूसरा भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, अगला 1935 से भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, द्वीप में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा चलाए गए थे? 1935 के भारत सरकार द्वारा के अधिनियम के अनुसार, ठीक है ना। ये मतलब उसके अनुसार ये मतलब उसको आधार मानकर चलाया गया था, लेकिन जो था ना कि जो अंतरिम सरकार बनी थी ना हमारी, जिसमें नेताएं थे प्रमुख, वो उस पर डिसीजन लेते थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अगला है, कैबिनेट मिशन के विषय में, कैबिनेट मिशन के मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। पहला है पाकिस्तान की स्वीकृति, दूसरा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा है प्रांतीय समीकरण, अगला है संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो वो कौन है इसमें? पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है ना। उन्होंने पाकिस्तान को विभाजित करने का नहीं माना था, उन्होंने बोला था कि कोई मतलब बंटवारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको सही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था, ठीक है, क्या था? प्रांतों में, पहला है प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, ए राज्यों में संविधाता, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है ना। द्वैध शासन की बात किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए कब? 1866 में, बी ऑप्शन 1858 में, 1885 में और 1875 में। इसको 1858 में घोषित किया गया था, ठीक है ना, भारत का सामग्री, ठीक है, इसको याद रखिए, सामग्री। अगला है, भारत का गवर्नर जनरल किस एक के द्वारा अपनी किस एक भारत का गवर्नर जनरल किस एक के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? कि किसके तहत? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको मिला, ठीक है ना। वो जो गवर्नर जनरल था, अब जो उसकी समिति के जो निर्णय लेती थी उसको अस्वीकार कर सकता था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है? किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है, किस अधिनियम के तहत? पहला भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को क्या जारी करने की शक्ति दी थी? अध्यादेश, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। अगला जो है, प्रकार क्या है, ठीक है, प्रकार क्या है? तो प्रकार क्या है? प्रकार एक प्रकार को कहते हैं, ठीक है ना, ये इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है धूमकेतु। तो कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो वो है नक्षत्र, ठीक है ना, ये याद रखिए। तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। एक तारों का वैसा समूह जो एक विशेष आकृति या पैटर्न बनाती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र, ठीक है। तो ये सौर मंडल में शामिल नहीं है, बल्कि सौर मंडल के बाहर है, ठीक है। आगे अगला है हमारा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है हमारा, स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है, ठीक है ना। जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसकी क्या भार होता है, ठीक है ना। तो क्या भार होता है? तो शून्य हो जाता है, इसको याद रखिए। उसकी क्या भार हो जाती है कि जब गिरती कोई वस्तु होती है तो उसका भार कितना हो जाता है? शून्य। अगला है, 1 kg वाट, 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में होगा, क्या होगा? 10। कितना होगा? 10। 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में क्या होगा? 10, ठीक है। अगला है,
क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण क्या होता है? 9.8 m/s-2 स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति, उसको सेकेंड बोल सकते हैं, और 4.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है शून्य, फिर ये है 19.6, तो इसका सही ऑप्शन होगा 9.8, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा 9.6। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये था बैगम खान और हेमू के बीच, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बैगम खान और हेमू के बीच। और पहली लड़ाई पानीपत की किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लेकिन दूसरी लड़ाई बैगम खान और हेमू के बीच। अगला है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये था अफगानिस्तान का, ठीक है, कहाँ का शासन था? अफगानिस्तान का। अगला है मस्तानी जो है, मस्तानी किस शासक का प्रेयसी था? मस्तानी किस शासक का प्रेयसी था? तो वो था बाजीराव पेशवा का, ठीक है ना, बाजीराव पेशवा का था मस्तानी, ये उसका प्रेयसी था। अगला है बिहार प्रदेश को, ठीक है ना, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो खिलजी डायनेस्टी, इसको याद रखिएगा। अगला है कर्नाटक संगीत का पितामह, ठीक है, किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को, ये याद रखिए, किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को, ठीक है ना, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह। अगला है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया, ठीक है ना, प्रथम चीनी यात्री की बात कर रहा है, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अगला है कंप्यूटर की आविष्कार किन्होंने की? कंप्यूटर की आविष्कार किन्होंने की? तो चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना, कंप्यूटर के आविष्कार किन्होंने की? चार्ल्स बेबेज ने। अगला है हमारा सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC, ठीक है ना, ये था, ठीक है, ENIAC, हमारा जो ऑप्शन बी है वो होगा, ENIAC होगा, ठीक है ना, पहला कंप्यूटर हमारा था ये, ठीक है, हमारा नहीं, मतलब पहला कंप्यूटर जो बना था ना उसका नाम था। अब ये जो मैथ है इसको कि 0.3555 को भिन्न में बदल सकते हैं तो परिणाम क्या होगा? आपको पता होगा कि ये देखिए, ये 0.355 बार बार आ रहा है, मतलब रेकरिंग हो रहा है, तो दो नंबर ही रेकरिंग कर रहा है, तो आपको पता होगा जो रेकरिंग करता है उसको नीचे 99 लिखते हैं, ठीक है ना, तो 3599 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3599, ठीक है, नीचे 99 किस में है? इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ऐसे 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 रहता तो क्या होता है, मतलब सिंपल है, कोई नंबर रेकरिंग नहीं करता है तो क्या होता है? तो 0 0 बैठता है, एक जगह, पता है ना, वो होता है, बाकी यहाँ रेकरिंग कर रही है तो ये हो जाएगा। अगला है कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है ना, इसका क्या निकालना? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो क्या होगा महत्तम समापवर्तक इसका, ठीक है, आप देखिए 22 है, 32 है, ये 52 है, 7 है, 22 है, 32 है, 53 है, 7 है, 22 है, 32, ये चूँकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये 22 32 नहीं है जी, क्योंकि इसमें ना ये 2 के पावर 2 था, 3 के पावर 2 था, ठीक है, 5 के पावर 2 था, और ये मिस्टेक वजह से लिखा गया है, मतलब 2 के पावर ऐसे 2 है, इंटू 3 के पावर ऐसे 2 है, ठीक है, और 5 के पावर 2 है, और 7 के पावर 2 है, ठीक है, ये था ऐसे उसमें, इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न। अगला है, देखते हैं इसमें, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी, संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है, मतलब 55 से उतना ही बड़ा है जितना 79 से छोटा है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य का अंतर निकालते हैं, कितना होता है? तो 79, ठीक है, और 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 कह रहा है कि 24, मतलब ये संख्या इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 24, लेकिन कह रहा है कि ये 55 से कोई संख्या बड़ी है, ठीक है ना, कोई बड़ी है, और 69 से छोटी है, लेकिन दोनों के बीच का क्या है? गैप बराबर है, इसको 2 से भाग दीजिए, इसका आधा कीजिए, तो कितना आएगा? 12, तो 55 में 12 जोड़िए तो कितना आएगा? 55 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67, ठीक है ना, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 67, और 79 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा? 67, तो वही कह रहा है कि उतना ही जोड़ने पर उतना ही घटाने पर कितना आ रहा है? सेम आती है, ठीक है ना, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 67, ठीक है ना, 67 से 12 घटाएंगे तो 55 आ जाएगी, और 67 में 12
जोड़ेंगे क्या आ जाएगी, तो 79। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में 43% और लड़कियों में 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों की कुल प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 1000 में कितने लड़के पास होते हैं, 43%। 43% में 1000 का 43% मतलब 430 पास होते हैं। ठीक है ना, 430 पास होते हैं, तो कितने नहीं पास होते हैं, तो 1000 में से 430 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 430 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना, ये 570। जो 570 बच्चे हैं क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसी तरह बोल रहा है कि 600, सॉरी, जो बोलते हैं उसी तरह बोलता है कि 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। 600 लड़कियां, उसमें से कितना पास होती है, 35। तो इसमें कितना लोग पास होते हैं, इसको देखिए, तो 35 छक कितना हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे। 600 का 35% निकालेंगे तो 6 25 की 0, हाथ में बचे 3, 36 18 और 3 21, 210 ये लोग पास होते हैं। तो टोटल कितना पास होते हैं, 500, सॉरी 430 और 210 कितना पास होते हैं टोटल, तो ये हो गए पास आपके 640। टोटल पास हुए 640, कितने में, 1600 में। ये दोनों 1600 कुल छात्र बोल रहा है ना, तो 1600 में कितने पास हुए, 640। तो कितने नहीं पास हुए, तो 960 नहीं पास हुए। ठीक है ना, कितने नहीं पास हुए, तो 900, एक मिनट, 960 नहीं पास हुए, 640, एक मिनट, 640 पास हुए, तो हाँ 960 नहीं पास हुए, तो 960 का कितने का निकालेंगे, पर 1600 का परसेंट निकाल देंगे। ठीक है ना, ये ठीक, इसको निकाल देंगे, सॉरी इसको, ये कट गया, और ये 1685, 16 छक 96, 60, मतलब टोटल 60%। ठीक है ना, कितने लड़के फेल होते हैं, तो टोटल कुल छात्रों का 60% बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, 960 बाई 1600 गुने 1000 निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक है ना, ये अगला है, एक एक यदि प्रीति 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, ठीक, और तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। देखिए इसको लॉजिक से बनाया जाए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है, तो मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाती है, तो मतलब कि 1 किलोमीटर जाने में उसको दो मिनट का समय लगता है। 1 किलोमीटर जाने में उसको 2 मिनट का समय लगता है। 1 किलोमीटर में जानते हैं कि कितना कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो उसको 500 मीटर जाना, 1000 मीटर जाने में उसको 2 मिनट समय लगता है, तो 500 मीटर जाने में, तो 500 मीटर जाने में उसको 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना, 1000 मीटर जाने में उसको 2 मिनट का समय लगता है, तो 500 मीटर जाने में उसको 1 मिनट का। ठीक है, ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में विमल और विनय की वायु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, 6 साल बाद विमल की आयु क्या होती है, वो 26 हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या होगी। ठीक है, सिंपल है कि विमल और विनय की आयु का अनुपात क्या है, मान लेते हैं वर्तमान में 4x और 5x है। ठीक है, और कहता है कि 6 साल बाद विमल की आयु, ये विमल है, तो 4x में क्या जोड़ते हैं, 6 साल, 6 साल बाद 4x में कितना हो जाता है इसका, 26। ठीक है, इसको x का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये जाएगा 6 इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 4 को 20 से भाग देंगे तो 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 है, तो 4 में x गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x गुने 4। ठीक है, तो एक मिनट, x का वैल्यू कितना है, 20, नहीं गलती है, x का वैल्यू 5 आएगा सर, सॉरी, ये 6 जाएगा तो बचा 20, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में 20 कट गया, तो x का वैल्यू आया 5, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 5 से, तो इसका 20 साल, विमल का आयु कितना हो जाएगा, 20 साल, और इसमें 5 से 5 में गुना करेंगे तो कितना है, 25 साल। तो किसका उम्र पूछ रहा है, तो विनय की आयु, तो विनय की आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, ये अगला है, ये कुछ करेंट अफेयर्स है। ठीक है ना, जनवरी 2024 का, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है ना, उच्च सदन राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया है, तो सतनाम सिंह संधू। ठीक है ना, सतनाम सिंह संधू को याद रखिएगा, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, इन्होंने ही उसको स्थापना किया था। ठीक है, तो ये उनके मतलब कि
संस्थापक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया, तो महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना, महाराष्ट्र के साथ समझौता किया। अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी है। पहला पूर्वोत्तर में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ खुल रही है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ खुल रही है, तो डिब्रूगढ़ में, ठीक है ना, असम के डिब्रूगढ़ में, ये याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, ठीक है, इसको याद रखिए, आयुष मंत्रालय उसको खोल रहे हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, FIH हॉकी 5H महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, ठीक है ना, FIH हॉकी विश्व कप, ठीक है ना, महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो नीदरलैंड ने, ठीक है ना, ये भारत को हरा कर जीते, ठीक है ना, किसने जीता, तो नीदरलैंड ने, इसको याद रखिएगा। अगला है और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन भी, ठीक है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना, गोल्ड जीता, ठीक है ना, पुरुष में है, ठीक है ना, पुरुष में ISSF विश्व कप में किस में राइफल शूटिंग में किसने जीता है, तो दिव्यांश सिंह पंवार ने, ठीक है, दिव्यांश सिंह पंवार ने जीता है गोल्ड मेडल, इसको याद रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उसको जीता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे ऐसा होगा कि आपको मतलब देखेंगे यहाँ तक अगर आप देख लोगे तो आपको आप भी जानते होंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम से रिलेटेड थे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा अगर ये सीरीज तो आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। सपोर्ट के लिए आपको मतलब एक छोटी सी चीज़ है, थैंक्स के रूप में आप उनको एक ही छोटा चीज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।